पाल्मा रजी के साथ, और आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है। कुछ ज़ाती मसरूफियात और कुछ मुल्क में जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, एक बेयकीनी की कैफियत, रोज़ाना कोई नई बात, कोई चीज़ें। सो उसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम गुफ्तगू कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। लेकिन इसके बावजूद बात तो करनी चाहिए। हमारे पास 2-3 इशूज़ हैं जो बहुत अहम हैं इस वक्त, और उनमें एक इशू आप जान रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट का इशू है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो ख़त्म होगी या नहीं होगी, परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। और इसलिए इस वक्त जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो पंजाब असम्बली का मसला सबसे अहम है। उसके बाद फिर कमर जावेद बाजवा साहब के जाने के बाद उनके बारे में जो गुफ्तगू शुरू हुई, और इमरान खान साहब ने उनके बारे में जो गुफ्तगू की, और बाकी लोगों ने उनके बारे में जो गुफ्तगू की, और परवेज़ इलाही साहब ने जो उनके बारे में गुफ्तगू की, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। उसके बाद दहशतगर्दी के मामलात हैं, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है पाकिस्तान को। ये सारे इशूज़ हैं जिन पर हमें बात करनी है, और इसके लिए मैंने 2 रहनुमा हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मलिक अनवर अली साहब सीनियर रहनुमा हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी तवील वाबस्तगी है, और जिसे कहते हैं ना कि लोग वफादारियां तब्दील कर रहे होते हैं। लेकिन हमने जिन्हें देखा कि मलिक साहब को हमने हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ देखा, और वो बहुत साबित कदमी के साथ इन्होंने बहुत सी मुश्किलात भी बर्दाश्त की, और हमेशा से अपनी पार्टी के साथ वफादार रहे। उनके साथ एक नौजवान क़यादत है हमारे दरमियान, वो भी सीनियर नायब सदर हैं, और वो सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अबरार साहब, चौधरी अबरार हुसैन उनका नाम है। अबरार साहब, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, आप दोनों के साथ इन्हीं मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। मलिक साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग जो है वो PDM का हिस्सा है, जो एक इत्तेहाद बना हुआ है। उसमें बिलावल साहब भी हैं, उसमें फजलुर रहमान साहब भी हैं, आप भी हैं। सो ये इत्तेहाद जो है, ये इत्तेहाद जिन दावों के साथ आया था वो दावे पूरे नहीं हो सके। हुकूमत, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत जब हटाई गई थी, और उसमें बहुत सारे इश्यूज बने थे, लेकिन उसमें बुनियादी इशू ये था कि अवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे, अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, पाकिस्तान जो है वो माली तौर पर बहरान का शिकार है। अब उसमें ये कहना कि जी ये सब कुछ हमें विरसे में मिला, ये बहुत आसान बात होती है। लेकिन आप एक कारकुन हैं और आप बहुत सी चीज़ों को जानते हैं। क्या वजह हुई कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की बात भी हो रही है, अगरचे बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ख़तरा नहीं होगा, लेकिन हम जब आपकी अपनी पार्टी के लोगों को देखते हैं तो वो इस ख़तरे की निशानदही करते हैं। मिफ्ता साहब ने भी कहा उस रोज़ कि जनाब ये ख़तरा मौजूद है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि समझे कि हो चुका है। अब उसमें फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये जो बहरान है, इसमें से निकलने के लिए क्या तजावीज़ हैं और क्या मामलात हैं, और आप इसको कैसे देखते हैं कि ये पार्टी के मुस्तकबिल पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया साहब आपका और एन न्यूज़ का कि उन्होंने आज याद किया कि इस मौके के ऊपर हमें बात करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद आपका सवाल जो है वो ख़ास तौर पर एक, मैं कहूँगा कि आज की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, जिस पर ज़रूर बात होनी भी चाहिए और लोगों को पता भी चलना चाहिए कि बात क्या है, क्यों करना है, वोट लेने, और यही वजह है कि हम फेस कर रहे हैं इसको। और जो अभी हमारी पार्टी का क्या, हम पूरी PDM ने अपनी सियासत को दांव पर लगाया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि ये पार्टियां जो हैं ये मुहिब्बे वतन पार्टियां जब भी होती हैं वो अपनी ज़ात को कम देखती हैं और उसके बाद मुल्क की को ज़्यादा तरजीह देती हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जब ये देखा गया कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, कहाँ तक पहुँच चुका है और इसके आगे क्या होने वाला है, तो फिर सर जोड़ा है इन्होंने। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये कोई फितरी इत्तेहाद नहीं है, PDM का कोई फितरी इत्तेहाद नहीं है ये, लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि गैर फितरी इत्तेहाद में रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तान की बका का सोचा है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने का सोचते हुए कि पाकिस्तान अगर है तो हम हैं, हमारी सियासत है। फिर उसके बाद सियासत आती है, तो सियासत करने का टाइम पड़ा हुआ है, सियासत भी हो जाएगी, सियासत करते भी जाएंगे। लेकिन जिस सतह पर जब आपने कहा कि यह कहना आसान है, लेकिन एक कहने की वाली बात नहीं है, यह हकीकत में यही था
कि जिस पर पूरे पाकिस्तान के वो हर तबका जो इस पाकिस्तान को चलाने में, पाकिस्तान को बनाने में अपनी खिदमात पेश करता है। जब उन्होंने सोचा कि ये पाकिस्तान अब बचने के काबिल है या नहीं है, ये डिफॉल्ट में जाएगा और अब इसको रोक नहीं सकते, तो वो वक्त फिर इकट्ठे हुए हैं लोग, वो हमारे ये इतिहाद बना है। और उसमें आकर फिर ये जो बयानिया भी बनाया गया कि भाई ये मेरा ये क्वेश्चन, वो आपकी बात आ गई तो हमें मालूम है, आपके ख्याल में कौन से ऐसे स्टेप्स फौरी जरूरी हैं जिनसे आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? सर उसमें मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई ये फौरी तौर पे कोई रिलीफ मिल सकेगा, मैं भी उसका हिस्सा हूं, क्योंकि हम इस सतह पे पाकिस्तान पहुंच चुका था कि जिसके लिए, फिर मैं वही बात करनी पड़ती है कि जिसके लिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान को बचा लेंगे, मतलब एक कारोबारी सिस्टम भी अगर है तो उसको घर के अखराजात रोकने पड़ते हैं बहुत सारे, कि फिर वो अपने कारोबार को उठाता है तो फिर घर में खुशहाली आती है। तो कुछ चीजें हमें जो जहां गोश्त पकाना था वो नहीं पका सकेंगे अभी शायद वो, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उससे जिस सतह पे ये कहा गया है ना कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट में पहुंचने वाला है, उससे निकल चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ का वक्त आ रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि अगर थोड़ा सा पेट्रोल में कोई कमी आई है तो वो पूरा नहीं, मैं कहूंगा अभी भी पूरा नहीं, लेकिन कुछ वो पास ऑन किया है आवाम के लिए। तो अब अभी शायद 2-3 महीने और लगेंगे जो मेरी नजर में है, बाकी तो एक्सपर्ट लोग ही बता सकते हैं। एक वर्कर होने की नजर से अवाम के अंदर भी और हमारी सोच के अंदर भी जो थोड़ा सा वक्त और लगना है, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट से भी निकलेगा और फिर अवाम को रिलीफ भी मिलेंगे। और इसी रिलीफ को हम देखते हुए कह रहे हैं कि हुकूमतें जब तक इस्तेकाम के साथ सियासी इस्तेकाम अगर नहीं होता है तो फिर वो आप जो तरक्की करना चाहते हैं या जो डिफॉल्ट से निकल जाना चाहते हैं वो स्लो हो जाएगा, वो देर लगेगी। अगर हम इस पाकिस्तान को बिल्कुल सियासी इस्तेकाम दे दें और मिल बैठकर इस पाकिस्तान का सोच लें, अपनी कुर्सियों का ना सोचें और अपनी अना पे ना रहें, तो फिर ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जल्द अपने पांव पे भी खड़ा होगा और पाकिस्तान वापस जो 2017 में 18 में हमने पाकिस्तान छोड़ा था उससे आगे फिर ये तरक्की करना शुरू करेगा। जरबार साहब आपसे सवाल करूंगा, अपना मलिक साहब बता रहे हैं जो सिचुएशन इसमें आपके इल्म में है और हम भी जानते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की थी और अब जब बिजली महंगी हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई तो फैसलाबाद में बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरफ इमरान खान चीज़ों को लेकर जा रहे थे उन पर इल्ज़ामात और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे उन्होंने वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए, लोगों को मुलाजमतों से निकाला गया, ये सारा कुछ भी हुआ उस जमाने में। आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे और उस सफर को आगे ले जाने के लिए कौन सा प्लान था? और अगर इमरान खान आएंगे, फर्ज किया, तो उनके पास अब क्या प्लान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। सबसे पहले देखें, हम खूबसूरत बातें कर सकते हैं, खूबसूरत दलीलें दे सकते हैं, क्या फैक्ट्स के ऊपर हम कभी बात कर सकते हैं? अभी जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि 2000 जब इन्होंने ये खान साहब को निकाला है, ठीक है, तो तब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, बल्कि डिफॉल्ट होने वाला था। ये बात कहना बहुत आसान है, आप इसको साबित करके दिखाएं। मैं आपको, डिफॉल्ट होने का क्या मतलब होता है? डिफॉल्ट तो अब हो रहा है मुल्क को, जब आपके वजीर खजाना बातें करता है कि अब हम गवर्नमेंट की तनख्वाह नहीं दे सकती, तब डिफॉल्ट करता है। जब आपने 6 माह आने के बाद कोई एक प्रोजेक्ट अभी तक नहीं लगाया, तो तब डिफॉल्ट होता है ना। मैं तो आपको फैक्ट्स के ऊपर बता सकता हूं, हमने कितना कर्जा लिया, कितना वापस किया, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि पीटीआई ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर टोटल $46 अरब के लगभग कर्जा लिया, उसमें से $23 अरब तो वापस किया है इन 3.5 सालों के अंदर, और फिर $7.5 अरब के लगभग उन कर्जों का सूद दिया है जो पहले आपने लिए हुए थे। उसके बाद $6 अरब के रिजर्व बनाए हैं। मतलब आप मुझे ये बताएं, डिफॉल्ट होने का खतरा कैसे था? दूसरी बात यह है कि पीडीएम बनी, मुहब्बे वतन जमाते हैं, इसीलिए आई है, और जो सारे मामलात थे पिछले, खान ने मुल्क डबो दिया था, खान इंडस्ट्री तबाह कर दी थी, खान पैसे खा गया था, सब कुछ खा गया था, तो आप पीडीएम मुहब्बे वतन जमाते आ गई हैं। मुझे आप ये बताएं, हम तब भी कहते थे कि ये जो पीडीएम है ये सिर्फ 3 चीजों के ऊपर आई है, अपना पैसा बचाने के लिए आई है, नैब की तरामीम करने के लिए आई है,
और अपने सारे मामला जो हैं वो उनको सीधा करने के लिए। आप मुझे ये बताएं, नैब की तरमीम नहीं हुई, और जो नैब की तरमीम जितनी हुई हैं आप ये देखें क्या उनके अंदर करप्शन, करप्ट, चोर, डकैत लोग जो नामजद थे, क्या वो उनको छूट नहीं मिली है? आप मुझे ये बताएं, क्या क्या इन्होंने आके जो करप्शन का पैसा था, वो जो केसेस थे उनको नहीं दबाया, अपने केसेस को खत्म नहीं किया? देखिए ये तमाम केसेस, ये चीजें जो है ना, जो आप बता रहे हैं ना, ये सारे मामला तो हमने इमरान खान के दौर में भी देखे। जो लोग नामजद थे, जो जुराइम में थे, जिन लोगों को बुलाया गया, और जो बैरून मुल्क थे, जो बैरून मुल्क जुराइम में मुलव्विस थे और वो दोबारा वहां जा भी नहीं सकते, वो सब इमरान खान की हुकूमत का भी हिस्सा थे। या तो आप फर्क ये बताएं। मैं आपको बताता हूँ, लाखों लोगों के अंदर आप चंद लोगों की मिसालें दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमारा लीडर खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते हुए सेशन कोर्ट के पेशानी भुगता रहा। आप मुझे ये बताएं, हाई कोर्ट की पेशानी भुगता रहा वो। अब मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि अगर पीटीएम मुहब्बे वतन जमाते थी तो 6 माह के अंदर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगा दिया इन्होंने जो आके डिफॉल्ट के ऊपर आप ले आए? आपके वजीर खजाना आपको कह रहा है कि आप डिफॉल्ट की तरफ ले गए। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जिस तरह इंडस्ट्रीज को चलाया, जिस तरह हमारे जो मकरूज बाहर की जो एसेट्स थे, जैसे हमारे होटल्स थे मुख्तलिफ, उनको जिस तरह निकाला, और जिस तरह इस कौम को खुद मुख्तियारी की तरफ ले गया, जिस तरह पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तियार मुल्क का उसने नारा लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बिलीव करने वाली एक कौम को बनाया, यूथ के अंदर एक मोटिवेशन पैदा की। मैं यूथ था ना, मुझे पता है कि मैं 2018 से पहले मेरा क्या कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान के बारे में और बाद में क्या हुआ। ज्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। हमें किस तरह यूथ को मोटिवेट किया, आप ये बताएं कि अब यूथ की जो मोटिवेशन थी, जो आज है या 2018 से पहले थी, ऐसे थी? ऐसे नहीं थी। पाकिस्तान इमरान खान के आने के बाद एक कामयाबी की सफर की तरफ गामजन था। ये एक चीज, वाहिद चीज थी जो करप्ट लोग थे, जो करप्शन में मुलव्वस थे, जो दुश्मन थे, पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते थे, उनकी आंखों में ये चीज खटकती थी, जिसकी वजह से पीडीएम का तमाम जमातों का इत्तेहाद बना और वो लोग आए और उन्होंने वही किया जो उनका यानी कि फैसला था या उन्होंने सोचा हुआ था कि पाकिस्तान को चलती गाड़ी, जो रेल की गाड़ी एक किस्म की कामयाबी के सफर की जानिब चल रही थी, उसको उतार दिया। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इस वक्त आलमी बैंक की जानिब से सिंध में सैलाब के लिए जो इमदाद दी गई है सैलाब ज़दगान के लिए, उसमें एक बुनियादी शर्त ये रखी गई है कि ये इमदाद जो है ये शफाफ तरीके से तकसीम होनी चाहिए। और जब सैलाब ज़दगान की इमदाद के मामलात आते हैं तो वो पंजाब में भी, उसमें जब इमदाद तकसीम हुई तो उसमें बहुत से सवालात आए। फिर वो सवालात आते हैं, हमने पंजाब में भी देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हुकूमत के इत्तेहादी थे, उनके डेरों पर चीज़ें तकसीम की गई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जो चीज़ें आई और बाकी सारी। अब आप इत्तेहादी हैं इस वक्त, अगरचे आप सिंध में बरसर इक़्तिदार नहीं है लेकिन इत्तेहादी हैं, तो आप किस तरह उस इमदाद की तकसीम को शफाफ बनाने में मदद देंगे या उसको यकीनी बनाएंगे कि जब वो इमदाद तकसीम हो सैलाब ज़दगान में तो उस पर कोई क्वेश्चन ना आए? पहले तो बात मैं ज़रा, हमारे छोटे भाई हैं और इनको अभी, क्योंकि नौजवान है और नौजवानी में माशाल्लाह, कभी हम भी जब 77 की तहरीकों में, हम निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीकों में आते तो हमारे ज़हन में भी बहुत कुछ आता था और हम गोलियों की बौछारों के आगे भी गए आए। तो अभी चूँकि नया है और उनके ज़हन में जो बस गई है यूथ के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह, चल मैं कहता हूँ बेहतर है, क्योंकि सोच तो बनी है ना, यूथ की बननी चाहिए सोच, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पाकिस्तान की तरफ सोच ले लूं, फिर आप इनसे सवाल कर लें आप जो पूछना चाह रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। नाज़रीन इकराम, आप हमारे साथ रहिएगा, हम वक्फे जा रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीजें खत्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीजें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है।
इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फोकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम एन न्यूज़ पर प्रोग्राम देख रहे हैं मुकालमा रजी के साथ, और मलिक अनवर साहब बात कर रहे थे और अबरार साहब से सवाल करना चाह रहे थे। मैं सवाल तो नहीं कर रहा था, उन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं उसके हवाले से बात करना चाह रहे थे। जाहिर है कि वो जो बातें की हैं उनके पेश नज़र उनके पास कुछ ना कुछ तो मौजूद है जो कहना चाहते हैं, लेकिन अभी अगर हकीकत पे हम जाएं, जो चीज़ें गिनवाई गई हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये बता दें 2013 में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ था? क्या 18 घंटे लोड शेडिंग थी? क्या उस वक़्त पर ये जो तमाम हमारी इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी हुई थी? ना गैस था, ना उस वक़्त पर बिजली थी, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे मामलात थे कि जिससे पाकिस्तान को आगे चलाया जा सकता। अभी बात कर रहे थे मलिक अनवर साहब, एक तो इन्होंने गुफ्तगू की कि आप यंग हैं, मोटिवेटेड हैं और हम आप हकाइक से जो है ना वो यानी कि नहीं है हाव नाव आपकी, तो मैं ये गुजारिश करूंगा, देखिए उम्र का तकाजा इस चीज़ की दलील तो नहीं है कि आपके पास ज़्यादा इल्म है, और फिर फिलहाल यहाँ पर हम मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो बातें यहाँ आपने की हैं कि 2018 के अंदर जब इमरान खान आया तो क्या बिजली की लोड शेडिंग थी? क्या जब 2018 के अंदर हम अवाम को क्या सहूलियत दे रहे थे? मैं फिर एक दफा कहूंगा, इंसान फैक्ट पे बात करें, हम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते। जिस तरह नून लीग वालों ने जो है डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए जिस तरह एक 2 नंबर तरीका इस्तेमाल किया, एक आर्जी तरीका इस्तेमाल किया, हम वो नहीं करना चाहते थे। आप सिर्फ ये बताएं, जब 2018 के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो खजाने में क्या पैसे थे? क्या आप मुझे उसकी फिगर बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ, 12 अरब डॉलर थे। तो जब आपने खान साहब से जबरदस्ती इंपोर्टेड हुकूमत जब आई, एक अमेरिका के कहने के ऊपर एक साजिश के तहत जब खान साहब को हटाया गया, तब कितने अरब डॉलर थे? मैं आपको बता सकता हूं 23 अरब डॉलर थे। अब आप 6 माह के बाद हिसाब देख लें कि अब कितने अरब डॉलर हैं? 6 अरब डॉलर हैं। तो बात यह है कि आप फैक्ट्स की बात, अब बिजली की बात करते हैं कि बिजली की तवानाई जो है ना वो लोड शेडिंग नहीं होती थी। तो आप जिस तरह पेट्रोल से या कोयले से या इतनी महंगी बिजली आप जैसे बना रहे थे, या आपने अपने ही रिश्तेदारों को एक महंगे महंगे प्रोजेक्ट दिए हुए थे कि एनर्जी पैदा करने के लिए, जो मुल्क का खजाना सारा खा जाते थे, हम उस प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आते? जब खान साहब जब आए, क्या उन्होंने ये डैम्स नहीं बनाए? ये प्रॉपर एक जो है ना वो एक तरीका था बिजली और पैदा करने का, एनर्जी पैदा करने का। और आप मजीद इसको आप ये देखा करें कि आप 2018 में आए थे, आप पाकिस्तान के लिए क्या छोड़ के गए थे? जब आपने खान साहब को हटाया तो अब आप पाकिस्तान के लिए खान साहब क्या छोड़ के गए थे? जी मलिक साहब, बात मेरी हुई थी, बात मैं कर रहा था, लेकिन वो उन्होंने ले लिया। तो जहां तक नौजवान ने कहा कि मैं जो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हालांकि फैक्ट्स से बहुत दूर हैं। इनको याद होना चाहिए कि 2017 में पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व पड़े हुए थे और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट था वो कहाँ पर था। तो अब जब इनके पास से वापस आया तो उस वक्त ग्रोथ रेट कहाँ था? ये चीज़ें सिर्फ कहने की बातें हद तक हैं। प्रैक्टिकली 2018 से लेकर 2022 तक कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जो पीटीआई ने आज तक गिनवा सके कि ये प्रोजेक्ट हमने लगाया था, इससे हमने ये पैसे कमाए थे और ये हमारी एक्सपोर्ट में हमने इतनी चीजें हमारे पाकिस्तान से जाना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर तो वो पोजीशन आ गई थी कि लोग यहां तक रोने शुरू हो गए थे कि हमें अब आटे के लाले आज पड़े हुए, वो किए हुए इन्हीं के किए हुए चीजें, वो जो चीजें ये नहीं कर पाते थे। जो एक्सपर्ट 4 वजीर खजाना लाए थे, जिसमें ये कह रहे हैं कि 4 वजीर खजाना बदले इन्होंने, 4 चीफ सेक्रेटरी बदले, मतलब हर चीज बदल के तजर्बा ही करते रहे हैं इस पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान 2017 और 18 के अंदर एक तरक्की याफ्ता बनने जा रहा था। आपको याद होगा कि वर्ल्ड ने जब कहा था कि पाकिस्तान अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने वाला है। आपके पास ये हिस्ट्री मौजूद है। अबरार साहब एक सवाल, इस बहस में अभी नहीं जाते हम, और सवाल की तरफ आता हूं मैं, क्योंकि हम अगर ये बहस तो लामतनाई होती है। मैं एक सवाल आपके साथ एक सवाल आप दोनों से एक करूंगा। एक सवाल तो ये बनता है, इमरान खान साहब के यू टर्न बहुत मशहूर है
और उनकी जो अपनी जब दौरे हुकूमत था उसमें भी वो बहुत सी बातों को कहकर उसके बाद उन्हें चेंज कर देते थे। और अब जो आखिरी चीज़ें अब आई हैं ना, उसमें जो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं और आपने भी कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो बात यह है कि पाकिस्तान में चीज़ें क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आ सकती हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को लेकर आए थे, तो इमरान खान साहब उनके बारे में जो कुछ कहते थे कि बाजवा से बेहतर कोई नहीं और बाजवा ये, आपको पता है सारा कुछ, और हम एक पेज पर हैं। और फिर जब वही बाजवा साहब जो थे, उन्होंने जब इमरान खान को हटाया और कहा कि हम अब न्यूट्रल हो गए हैं, हम किसी जगह बात नहीं करेंगे, और जब तक वो न्यूट्रल नहीं थे उस वक्त तक तो इमरान खान उन्हें अच्छा समझते थे। फिर उन्होंने न्यूट्रल को जानवर कहना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने न्यूट्रल को और बहुत कुछ कहा। ये जो इमरान खान साहब का तर्ज अमल है, क्या इसको आप दुरुस्त समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो यू टर्न की समझ नहीं आती कि यू टर्न कहते किसको है। वो छोड़ अब दें। देखें, अब मैं मैंने आपको जो एक मिसाल दी है ना, सिर्फ इसका जवाब आप दे दें। एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। आप रजीज साहब, आप ये बताएं मुझे, अब आप एक बड़े ही काबिल और एक शरीफ इंसान है, आप मुझे भी शरीफ इंसान समझते हैं, आप मेरे साथ रात को बैठ के खाना खा लेते हैं, अगले दिन मैं डकैत हूं, मैं चोर हूं, मैंने चोरी कर ली। अब आप मुझे ये बताएं, अगले दिन आप मुझे डकैती कहेंगे ना, क्योंकि रात को मैंने चोरी की है। अब ये कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब एक बंदा सही जा रहा है, ठीक है, अब वो फिर गलत हो नहीं सकता? जब बाजवा साहब शुरू में सही जा रहे होंगे या उन्होंने उन हकाइक को छुपाया होगा खान साहब से, तो खान साहब ने लेके चलना था। एक जर्नल था हमारे दिलों के अंदर, हमने एक जो है ना एक फेक रोमांस बनाया हुआ था फौज के साथ अवाम का, कि ये ठीक है। खान साहब भी आए, उन्होंने भी जर्नल कहा कि ये मुहब्बे वतन है, उनको साथ लेके चलना चाहे और भी सारे एस्टेब्लिशमेंट को लेके चलना चाहे। लेकिन बात यह है कि जहां जनरल बाजवा ने गलत किया, अब आप चलो इस फैक्ट पे आते हैं। सलामती कौंसिल के अंदर इन्होंने माना कि एक खत आया, उसके अंदर यह था कि खान साहब को हटा दिया जाए। सलामती कौंसिल के अंदर इस बात को माना गया। फिर DGSPR आपको कहता है तो इमरान खान तो अब खुद कह रहे हैं उस खत में कुछ नहीं था। नहीं, इमरान खान तो अब खुद कह चुके हैं कि वो खत जो था नहीं था, अमेरिका से नहीं आया था। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं। इतनी बड़ी बात साइफर के बारे में आप चेक कर लें। इमरान खान साइफर के बारे में तो खान साहब देखे ना, जो जिस बयान पे जो पॉइंट आप रेज करना चाह रहे हैं, खान साहब ने उसकी तरदीद भी की थी कि गलत तोड़ मरोड़ के एंकर ने उसको पेश किया गया था। खान साहब ने ये जरूर कहा था कि आप अमेरिका की बातों से अब निकल जाएं, अब हमने आगे जाना है, अब एक ही बात को पकड़ के कितना उसको लताड़ते रहेंगे। अब गुजारिश ये है, जब आपका मान रहा है सलामती कौंसिल में, DGSPR कह रहा है कि साजिश जरूर है जी, साजिश है, एक हुई थी लेकिन साइफर नहीं आया था, या इस तरह की और मन बड़ा बातें, मतलब उनको बात ही करना नहीं आ रही होती कि साजिश है या नहीं है। बात यह है कि ऐसी एक साजिश जो बाहर के मुल्क वाला ने आपको एक ऑर्डर किया है कि आप प्राइम मिनिस्टर को हटा दें, या तो फिर ऐसा होना कि प्राइम मिनिस्टर ना हटाओ, जब प्राइम मिनिस्टर हट गया है तो मतलब कि साजिश कामयाब हो गई है ना। वही जिनकी जानिब से वो साइफर आया था, फिर वो इमरान खान साहब उनसे मिले भी, उन्होंने इनकार भी किया, उनके साथ मुलाकात भी हुई, वो सारा कुछ हुआ, ये भी आपके इल्म में है। मैं अब एक एक सवाल दोनों से कर रहा हूँ। वो सवाल ये है कि कश्मीर का मसला है। आपने देखा कि बिलावल साहब ने, वजीर खारजा ने 2 दिन पहले जब मोदी के हवाले से गुफ्तगू की और उसे गुजरात का कसाब कहा, और उसके बाद उनके सर की कीमत भी वहां लग गई, और जैसे रद्द अमल आता है उनके खिलाफ मुजाहरे हुए। कश्मीर का इशू जो है वो एक ऐसा इशू है जिस पर हम सब जो है बहैसियत से कौम एक इत्तफाक राय है। मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि आप तो खैर इत्तेहादी हैं बिलावल साहब के, और आपको तो उस पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन कश्मीर के इशू पर क्या आप PTI को अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे? आप इनको किसी ऐसे फोरम पर, जहां आप ये चाहते हैं कोई एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आप इनको बुलाएं कि आप कश्मीर के इशू के ऊपर सब मुत्तफिका लाए है अमल इख्तियार करें, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हर मामले पे हो सकता है। आपको याद होगा कि जब जिस अंदाज में भी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, वो बन गए ना मानते हुए भी इन असम्बलियों को, लेकिन सबसे पहला जो तावन पेश किया था वो शहबाज शरीफ साहब ने एज ए अपोजिशन लीडर कहा था कि आएँ
सबसे पहले बैठकर हम मईशत पे हम इकट्ठे हों और इस मुल्क को कोई भी भंवर है इस पे हम कोई सियासत ना करें मईशत पर। आपको याद होगा ये असेंबली के अंदर फ्लोर के अंदर बयान है और उस पर भी उन्होंने ना कर दी। फिर कश्मीर का इशू आया जब आपके सामने ही है कि वो जब वो हड़प कर गया इंडिया कश्मीर को, और उससे पहले का बयान भी आपको पता होगा कि इमरान साहब ने फरमाया था कि हमारे जो इस खित्ते के ये 3 हिस्से हो सकते हैं कश्मीर के हवाले से। 3 मसला मेरे दौर में हल हो जाएगा, मेरे दौर में हल हो जाएगा और इनके 3 हिस्से हो सकते हैं। आपको यह मतलब ये उसी की कड़ी थी कि जब उन्होंने जब उसको अमेरिका को कहा गया था कि आप यह अमेरिका सालिसी कराएगा हमारा, और ये सालिसी कराने के बाद जो है ना कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, तो वो सालिसी हो गई। हम तो कश्मीर का अब सिर्फ नाम ले सकते हैं, कश्मीर तो उन्होंने हड़प कर चुके हुए हैं। हम यहाँ पर अवाम का एक आप देखें ना कि पहले के जी हम हर जुमे को जंजीर बनाएंगे, हम लोग निकलेंगे, तो कहाँ गया था वो? एक हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद हमारे ज़हनों को सिर्फ और सिर्फ ये मुतमिन करने के लिए था कि कुछ दिन के लिए ये किया जाए। और आज भी अगर कश्मीर के मामला हो, मईशत का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, कभी भी मुस्लिम लीग नून जो है वो पीछे नहीं हटेगी, वो दुश्मन को भी अपने गले लगाएगी इस पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। वो कभी भी इस चीज से पीछे कभी भी नहीं हटते, और वो डायलॉग का सिस्टम जो है वो हमेशा मुस्लिम लीग रखना चाहती है और रखती रहेगी, और उसी के साथ ये पाकिस्तान आगे चल सकता है। और अगर जो हटदर्मी के मैंने इसके हाथ नहीं मिलाना, तो फिर भाई दूसरा भी हाथ मिलाने के लिए क्यों उसके लिए होगा। लेकिन पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की मईशत की बात करेंगे, कश्मीर का होगा, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त बिल्कुल खड़ी होगी और वो हर एक को अपने गले लगा के इस पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए तैयार रहेगी उसमें हमारे जी। आप इस बारे में क्या बिल्कुल आप देखें ना, मेरी आप बात सुने। अब बिल्कुल पीटीआई जो है ना वो इत्तेहाद में आ सकती है और इनके साथ मिल के चल सकती है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को फ्री करें। आप ये जो नैब की तरमीम आपने की है अपने मफाद के लिए, अपनी चोरी करप्शन छुपाने के लिए, उसको आप वापस लेके जाएं। आप हाई कोर्ट्स के जहां जहां आपकी केसेस चल रहे हैं वहां है, आप पहले नवाज शरीफ जो मफरूर है 2200 अरब डॉलर, उसका हिसाब दे दे। शहबाज शरीफ अपने हिसाब दे दे। सलमान शहबाज जो पाकिस्तान के अंदर आया है और पहले उसने जमानतें करा ली हैं, जाके सबसे पहले वो जो नैब में उसके केसेस हैं और जो जिनमें वो मुजरिम बन चुका है, अदालतों का जो है वो फैसला आ चुका है कि ये मुजरिम है। आप फिर देखें मेरी बात, गुजारिश ये है कि ये वो लोग थे जो अदालतों में केसेस चले, अदालतों ने इनको गिल्टी किया, ये जेलों के अंदर गए, फिर इन्होंने बहाने बनाए कि हम बीमार हैं, मेडिकल प्लेटलेट्स गिरे, फिर ये बाहर के मुल्क भाग जाने के बाद ये अभी तक नहीं आए। मैं जी आप ये बताएं कि जब इन्होंने पाकिस्तान आना ही नहीं है, 2200 अरब डॉलर का हिसाब देना ही नहीं है। एक मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। अदालतें जब खुद कह दें कि फैसला गलत हुआ था, मरियम नवाज केस में, रह जाती है, फिर पीछे बात क्या रह जाती है? जब मरियम नवाज केस में अदालत हमारे सामने है, मरियम नवाज को बरी किया गया उन सारे इल्जामात से, वो और ये कहा गया, जज भी बोल रहे हैं मुझे जरा थोड़ा मौका देंगे आप? आखिरी लम्हात ये देखें कि कश्मीर का मसला देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की, मैं तो अदालत की बात कर रहा हूँ। 6 महीने लगा के ना, अब चलो ये देख लें, 3.5 साल लगा के हमने 2200 अरब निकाल के दे दिए। इनका पूरा खानदान चोर है, ठीक है ना? नवाज, बिलावल, सबको हमने एक एक को पकड़ के बताया भी इसी से इतनी की है। आपने 6 महीने लगा के 1 रुपया तोशाखाना में आप चोर डिक्लेयर हो चुके हैं हुजूर। अब आप मुझे सर बात खत्म करना चाह रहे हैं प्रोग्राम। एक बात सुनो ना, अब ये मुझे आप ये बता दें, आप घड़ी लेके बैठ गए, ठीक है ना, 6 माह से, और आपको कुछ नहीं मिला, एजेंसियां आपके साथ हैं, तमाम ब्यूरो इंटेलिजेंस, उसके बाद आपने घड़ी निकाली है और आप ये देखें घड़ी नहीं, वो सारा कुछ है। अब आप घड़ी से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, घड़ी ने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया है, घड़ी ही सारे डॉलर खा गया हमारे बैंकों से, घड़ी ने उजाड़ के रख दिया मुल्क। इस तरह ना आप फैक्ट्स के ऊपर आए, आप घड़ी जी आखिरी लम्हात है, इसको थोड़ा टाइम देंगे कि गुजारिश ये है कि जहां तक घड़ी की बात करिए, ये घड़ी बहुत बड़ी है, ये एक छोटी बात नहीं है इस पाकिस्तान के लिए, जहां पर ये दर्श दिया जाता है कि जनाब हम जो है ना मदीना की रियासत बनाएंगे, और मदीने की रियासत का यह हाल होता है कि जब हम ज़कात के पैसे खाते हैं, जब वो सारी की सारी चीजें फैक्ट सामने आ गए हैं। अब तो बात कहने की जरूरत भी नहीं रही है कि आप देखते हैं कि वो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, उसका केस आ गया, बाकायदा मुजरिम हो गए हैं।
बकायदा उनका केस क्या कि उनको इलेक्शन कमीशन ने मुजरिम करार दे दिया हुआ है, फॉरेन फंडिंग में मुजरिम हो गए हैं कि वहां पे पैसे और फिर लोगों की जेबों से पैसे। अब ये जो इतना बड़ा इशू उठा हुआ था उनको कह रहे हैं और वो कोर्टों से और ये साबित हो चुका है कि वो तमाम के तमाम वो इनके कहने के ऊपर वो केस बनाए गए थे और उन केसों के वो गलत केस थे। आज वो साबित हो रहा है कि वो तमाम गलत केस थे, सिर्फ एक प्रोपोगंडा था जिसके लिए हुकूमत में आना था और हुकूमत में आकर ये साबित करना था कि ये हम नेक हैं। आज वो नेकियां सिर्फ एक ही बात कही थी नवाज शरीफ ने, ना वो कहीं भागा है, वो अपनी बेटी को लेकर इस पाकिस्तान के अंदर जेल में आने के लिए आया, अब वो आया था, वो ना भागा, वो आपकी इनकी मेहरबानियों से खुद उनको जब इस सूरत में लेकर गए हैं, फिर अपने ही डॉक्टरों से उसकी तस्दीक करवाई है और तस्दीक करवाने के बाद कहा कि वाकई बीमार हैं और वो फिर बाहर गए हैं। वो कभी वो अपने शौक से कभी नहीं कर, वो तो बाहर से आए थे, वो सब बाहर से आए। इस वक्त जरूरत है कि चोर जो है वो नवाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज नहीं है, इमरान खान और उसकी टीम चोर साबित हो चुकी है और वो बकायदा कोर्ट से साबित हो चुकी है। अब आगे चलेंगे, अभी उसके बाद जो चीजें बाकी चीजें आएंगे ना, वो बाकी जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये नहीं किया कि शो डालो टीवी पर बैठ गए और मलिक साहब बहुत शुक्रिया, मलिक अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मलिक साहब बहुत शुक्रिया। केस मैच्योर करके ये केस मैच्योर करके ये जेलों में जाएंगे इंशाल्लाह ताला और ये बचेगा नहीं जो इसने पाकिस्तान के साथ किया है और झूठ बोलकर और पाकिस्तान के लिए साजिश लेकर आया और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा, इनकी साजिशों से खत्म नहीं होगा। मलिक अनवर साहब कह रहे हैं कि घड़ी इतना बड़ा मसला है, इतना छोटा मसला नहीं है। मुझे आप ये बताएं, परसों रोज वैलेट आपने होटल बेचा है, उससे भी बड़ा मसला हो गया। किसने कहा ये बेचा? स्टील, सुन ले, ये झूठ का प्रोपेगेंडा बंद करें। स्टील मिल बेची है, उससे भी बड़ा कोई चीज बिकी हो, ये गिरवी रखा, उससे बड़ा मसला है। यही झूठ का प्रोपेगेंडा गिरवी रखा, उससे बड़ा मसला है। इमरान खान की यही तरबियत है, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो। आपका शहजाद शरीफ का वो बयान भी सामने आ गया कि कोई साबित कर दे कि उसको बेचा गया या किसी के साथ सौदा भी किया गया या बेचने का सोचा भी गया, तो जब वो भी नहीं है आपको, वो भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको अदादो शुमार बता रहा हूँ। अदादो शुमार गलत है, अदादो शुमार गलत है। आप मुझे चैलेंज करें, मैं कंप्लीट आपको चैलेंज करेंगे और आपको जो चीजें आपके सामने हैं वही चीजें हर जगह पर आज कौम के सामने करप्शन कौन है, करप्ट कौन है और कहां से बात सुने। मैं इस आज वो कहां गए जो गंदम के और चीनी के। मलिक साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाए। फाज साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाए। बहुत सारे इशूज हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, हमने वो सारे इशूज छोड़ दिए। इमरान खान साहब के इखलाकी मामला सारे हमने छोड़ दिए क्योंकि वो उन पर हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते। नाज़रीन इकराम, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू देखी आपने। हमारे दरमियान सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार PP 215 मलिक अनवर साहब मौजूद थे और उनके साथ सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी अबरार हुसैन। आप दोनों की हमने गुफ्तगू सुनी। दोबारा मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। मुकालमा रजी के साथ N न्यूज़ पर। अपने मेज़बान रजीउद्दीन रजी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मुकालमा रजी के साथ मैं आपका मेज़बान रजीउद्दीन रजी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीजें खत्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीजें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई।